सामने नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद। और वैसे तो मैं हर जगह पे हर फोरम पर ये एक जहमत का, एक शर्मिंदगी का, एक निदामत का सामना हो रहा है, जिसको हम माशी हालात भी लेके कह सकते हैं, मुल्क की गवर्नेंस के हालात भी लेके कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 2 दिन कबल हमारे वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक अरबिया को एक इंटरव्यू देते हुए इंडिया की तरफ एक और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। अपने तय तो वो शायद ये कोशिश कर रहे थे कि हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करें, लेकिन जिन अल्फाज में उन्होंने उसका इजहार किया कि हमने बड़े सबक हासिल इससे कर लिए हैं, हमें गुर्बत और बेरोजगारी की सफाई इससे कोई हासिल नहीं हुआ, तो हम बेहतर ताल्लुकात से आते हैं। उसका जवाब इंडिया की तरफ से ये आया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। और उन्होंने फौरी तौर पर इसको दो टोक अल्फाज में मना कर दिया, और ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि पाकिस्तान को एक मजे का केस पोजीशन पे लाकर भी खड़ा कर दिया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं, जरा इस हवाले से मुझे उनका ओपिनियन दरकार है। मैं उनकी ट्वीट्स भी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। और ये मकबूल जान साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये मकबूल जान साहब, जो हाल ही में हमें जहमत का सामना उठाना पड़ा और करना पड़ा, और जिस तरह से इंडिया ने कहा कि जी हमारी तरफ से आप इनकार ही समझे, और उन्होंने कहा कि जो बात हम कहते थे वो 75 साल बाद पाकिस्तान की ने उसका एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान को सिवाय गुर्बत के, बेरोजगारी के कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ दुश्मनी हासिल करके एक बहुत बड़ा सबक भी हासिल कर लिया। तो ये कोई मुनासिब बात थी वजीर आजम की तरफ से कहने पे, या आपको लगता है कि वो कह कुछ गए और कहना कुछ और चाह रहे थे? देखें, अमूमन इस तरह के बयानात जो हैं एक बहुत लंबी किस्म की डिप्लोमेसी, जिसे कहते हैं ना बैक चैनल्स पे डिप्लोमेसी होती है, उसके बाद इस तरह का बयान दिया जाता है ताकि आगे से जो रिस्पांस हो कहीं पॉजिटिव हो। शहबाज शरीफ साहब को शायद बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है और अक्सर औकात इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। मैंने 8 साल उनके साथ प्रोविंशियल सेक्रेटरी काम भी किया है। मुझे अंदाजा है कि उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा होता है वो किस वक्त क्या और कैसी चीजें बोलते चले जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो के तौर पे था, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चलते थे। ये उन्होंने जो बयान दिया है, असल मसला ये है कि बेसिकली अमेरिका का एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, और प्रेशर ये है कि आप चाइना को खुदा हाफिज कहने के साथ साथ इंडिया के साथ दोस्ती कर बनाएं और हम आपको दोस्ती में आपका हाथ बटाएंगे। आप देखें उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो जब वहां गया था तो उसको उन्होंने कहा कि आपको हम पैसे देने को तैयार हैं, आप वॉर एंड टेरर लड़ेंगे कहां? अफगानिस्तान के साथ, यानी आपको एक और मैदान जंग बिल्ड करना चाहते हैं। आज नेड प्राइस ने जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर उसने कहा है कि पाकिस्तान के बारे में हम 3 मुख्तलिफ जो है मैक में उनकी बहुत सीरियस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इनमें से स्टेट डिपार्टमेंट यानी वजारत खारजा शामिल है, जिसमें पेंटागन शामिल है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रेजरी भी शामिल है, जो कि ट्रेजरी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब डॉलर्स की ख्वाहिश में वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको जिंदा करना चाहता है और ईस्टर्न बॉर्डर जो है उसको खत्म करना चाहता है। यानी वो चाहते हैं कि जहां से एक मोहब्बत का रिश्ता बिल्टअप हो जाए और जो मुसलमान हमारे भाई हैं उनके साथ एक नफरत का ईरान है, अफगानिस्तान है, इस तरफ शुरू हो जाए। यही वजह है कि शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा जल्दी की है और अमेरिकन नजरों के अंदर ज्यादा मकबूल होने की कोशिश की है, और भारत ने अपनी स्ट्रांग पोजीशन को देखते हुए भारत ने एक किस्म का जिसे कहते हैं थप्पड़ रसीद किया है इनके मौके पर। होना ये चाहिए कि ये देखिए ये बयानात प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देते ही नहीं होते, ये फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के ऊपर, फिर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर एक लंबी नेगोशिएशन चलती होती है, फिर जॉइंट कम्युनिके निकलता होता है आपस के अंदर। पता नहीं कौन से लोग हैं ना, आज तक समझ नहीं आई, इतना अरसा उनके बड़े भाई जहां पर रहे हैं, एक वजीर खारजा उनका बैठा हुआ है वो अपने तौर पे इस मुल्क को चला रहा है, एक वजीर दफा है वो अपने तौर पर बयान दे रहा है, फिर उसके बाद और शहबाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमूमन पिंडी में बनती है। तो क्या मुझे समझा ये बताइए कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो ऑन बोर्ड होगी? स्टैब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने दिया इस किस्म का बयान? उनको पहले से कोई प्रिपरेशन कराई गई थी, या आपको लगता है कि रैंडमली ऐसा सवाल किया गया और वो शाहजादा शाह के वफादार बन गए? देखिए, स्टैब्लिशमेंट काफी अरसे से एक टेस्ट किस्म की एक सूरत चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाए। आपको शायद याद होगा कि एक दफा कल जनरल बाजवा साहब ने तमाम सहाफियों को बुलाया था और उनसे ये कहा था कि आप एक हवा फिजा करें कि जिसका हमारे टैंक नहीं चल रहे, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारी मीशत जो है, और उसके ऊपर एक जो है एक बयानिया सा बनाएं जिसके ऊपर वहां पर बैठे हुए कुछ साफी, मुझे तो खैर बुलाया नहीं था,
एक बैठे हुए साथियों ने खासतौर पे उन पर एतराज कर दिया था कि आप कैसे चाह रहे हैं, आप क्या क्या कहना चाहते हैं। और आपको अंदाजा होना चाहिए उसके तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान ने ये बयान दे दिया था कि जब तक इंडिया अपनी वापस 370 से पहले की पोजीशन में नहीं आता हम नहीं, हम ये पहली रिफ्ट थी जो इमरान खान की और जनरल बाजवा की शुरू हुई थी। अब मेरी इत्तला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के लेवल के ऊपर किसी ना किसी हद तक अमेरिका के साथ एक खास किस्म की अप्रूवल हो गई है कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प भी करेंगे, हम आपको कोलिजन सपोर्ट फंड भी देंगे, हम आपके पुर्जे उर्जे भी ठीक कर देंगे, टैंकों को भी चीजें दे देंगे, F-16 भी दे देंगे। आप ये हमारे लिए एक जंग जो है ये इस किस्म की दोबारा लड़ो, आप एक दफा फिर वॉर ऑन टेरर के अंदर दाखिल हो जाओ। और उस वॉर ऑन टेरर में आपको पता है कि 2004 में जो सेनेट को रिपोर्ट पेश हुई थी मुशर्रफ के दौर में यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की, उसके अंदर सबसे पहला फिक्रा यह था कि वाटरशेड जो है यानी टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की पॉलिसी का यह है वो है जनवरी 2002 की मुशर्रफ की तकरीर। और मुशर्रफ की तकरीर में उसने कहा था कि पाकिस्तानी कौम जो है एक शिद्दत पसंद कौम है और ये सिर्फ नफरतें बीजती है, इसलिए मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूं कि मैं जैश मोहम्मद पर और लश्कर तैयबा पर पाबंदी लगाता हूं। वॉर कहां लड़ रहे थे? अफगानिस्तान के साथ। वॉर कहां हो रही थी? तालिबान के साथ। पाबंदी किस पे लग रही थी? कश्मीर के इशू के ऊपर। यानी क्या, और आपको पता है कि उसी दौर के अंदर इंडिया ने फायदा उठाया और कश्मीर के अंदर बकायदा फेंस लगा दी मुशर्रफ दौर के अंदर। ये कभी नहीं हुआ था इससे पहले कि वहां फेंस लगाई जाए और हमने लगने दी इसके अंदर। मुझे लगता यह है कि हम दोबारा एक लंबी चौड़ी वॉर एंड टेरर के अंदर दाखिल होने वाले हैं और ये बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं खासतौर पर जो कोयटा के कुछ हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने एक और जंग छिड़ दी, फायरबंदी उन्होंने खत्म कर दी। हाल ही में हम दहशतगर्दी को एक दफा फिर सर उठाते देख रहे हैं। तो इसको भी आप उसी चीज से लिंक कर रहे हैं कि अमेरिका के कहने पे या अफगानिस्तान हमसे नाराज है या टीटीपी के साथ हम उस तरह से डील नहीं कर पाए या उनका सर पूरी तरह नहीं कुचल पाए। देखिए, टीटीपी के साथ आपके मुज़ाकरात शुरू करवाए थे अफगानिस्तान ने। उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं ये वापस जाएं तो मारे जाएं या कुछ हो जाए। यहाँ जार बात है काफी अरसे थे, उनमें से कुछ लोग थे जो उनके साथ लड़ते रहते, कुछ वैसे वहां पर पनाह लिए हुए थे, कुछ पख्तिका और दूसरे इलाकों के अंदर उनके अगेंस्ट जो थी करजई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी, काफी सारे फैक्शन थे। उनका नाम है मुज़ाकरात शुरू किए गए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सरबराह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके अंदर बात हो गई। 46,000 लोग जो थे उनकी रिहेबिलिटेशन के बकायदा प्लान बन गया, उनके लिए बजट सैंक्शन हो गया, उनके लिए जगह मिल गई, सब कुछ हो गया। सिर्फ इस बात पे इशू था कि चलो कैसे कैसे उनको लिया जाए। 3,000 के करीब लोग रिहा कर दिए गए, यहां तक कि जिनको फांसी दी गई थी, मुस्लिम खान जैसे बंदे, उनकी फांसियां माफ करवा दी गई। इसके बाद हुआ ये कि अचानक अमेरिका ने इनके कान मरोड़े। जब इन्होंने कान मरोड़े, कर क्या रहे हो तुम? हम तो चाहते थे इन लोगों को इस्तेमाल करके लड़ाना है, इस रीजन के अंदर बदम नहीं पैदा करना, तुमने क्या बदमाशी शुरू कर दी है? तो कान मरोड़े। पहले तो रजीम चेंज हुई और वो सारा तितर बितर हो गया और फिर साथ उन्होंने जाके उनके ऊपर एक्शन शुरू कर दी, इसको पकड़ उसको पकड़। वो फिर एक आपको पता है कि 2 महीने पहले टीटीपी ने अपना सीज फायर खत्म कर दिया। अब आप चाहते ये है, अमेरिका चाहता ये है और वो उनका पूरी प्लानिंग है कि पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइज्ड कंट्री रखा जाए। तो पाकिस्तान अगर मजबूत और मुस्तकम हो गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ तल्लुकात बनाएगा, फिर यहाँ से सीपैक आएगा, यहाँ अमन की सूरत हाल होगी। ये है वो पूरा प्लान, और इस प्लान के अंदर हम पता नहीं किस तरीके से उसके अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जब जनरल फैज अब तो खैर रिटायर हो गए तो हम जरा खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जब पेशावर में कोर कमांडर थे। अब आज की जो पीएमएलएन है, जो हुकूमत है, वो उनके कुछ लोग उन पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी को पनपने दोबारा दिया, उन्होंने दहशतगर्दों को लाकर वहां पर बसाया, उन्होंने दहशतगर्दी को एक दफा फिर सर उठाने के लिए उन्होंने सपोर्ट दी। इस उनके नैरेटिव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें जनरल फैज का कोई अमल दखल था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरल फैज अकेला कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान आर्मी की अप्रूवल के बगैर। कोई कोर कमांडर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब कहा करते थे कि कोर कमांडर की हैसियत आर्मी चीफ के सामने एक सेकंड लेफ्टिनेंट की होती है, वो जब चाहे उसको निकाल सकता है। पहली बात तो एक स्टेट पॉलिसी थी और सबको पता था, तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे, हमें खुद पता था कौन कौन मुज़ाकरात कर रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट मुज़ाकरात करवा रही थी। असल में नून लीग जो है वो चाहती है एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना, और उसका आगाज हुआ है सफदर के जनरल बाजवा के खिलाफ बयान से।
अब वो फैज को ढूंढेंगे ना ताजा ने। वो चाहते ये है कि इमरान खान के मुकाबले में एक ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम बनाएं और उसमें चाहे और कुछ नहीं, चलो रिटायर्ड लोगों को तो गाली दो और कुछ नहीं, तो उसी चक्कर के अंदर वो अपनी एक पॉपुलैरिटी स्टेट बनाने की कोशिश करना है। उसके अलावा और के पास बस है क्या बेचने को, क्या